नमस्ते, मैं डॉक्टर संपत राम रेगर से आचार्य राजनीति विज्ञान एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र सेकंड में संयुक्त राष्ट्र संघ के का अंग सुरक्षा परिषद के अंतर्गत उसके मतदान प्रणाली और वीटो या निषेधाधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली या मतदान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें परिषद के निर्णय 9 सदस्यों की स्वीकारात्मक पद से किया जाएगा। इसमें सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना होता है। सुरक्षा परिषद की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना या इसके सहायक अंगों की स्थापना करना, कार्रवाई चलाने के लिए नियम और सदस्यों को बैठक में शामिल करने, सम्मिलित होने के लिए नियंत्रित करना आदि इसके अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा सब विषय, महत्वपूर्ण विषय जो सारवान होते हैं वो भी इसके अंतर्गत समझे जाते हैं या शामिल किए जाते हैं। ऐसे विषयों के निर्णयों के लिए 9 सदस्यों की स्वीकारात्मक वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी शामिल होने चाहिए जो स्थायी सदस्य हैं। इस व्यवस्था के अनुसार यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक किसी निर्णय के लिए विपक्ष में वोट देता है तो वह विषय अस्वीकृत समझा जाता है। यानी कुल मिलाकर के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी स्वीकारात्मक बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी नहीं है तो वो फिर निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो इस वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रक्रिया संबंधी विषयों को छोड़कर जिसमें क्या क्या आते हैं, प्रक्रिया संबंधी विषय क्या क्या आते हैं, उसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि सुरक्षा परिषद की बैठक के समय स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्रवाई चलाने के लिए नियम, सदस्यों की बैठक में शामिल होने के लिए नियंत्रित करने का आदि का कार्य इसके अंतर्गत आता है। अन्य सभी विषयों में निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति अनिवार्य है। यदि कोई भी सदस्य इस विषय में निर्णय लेने के समय अपना नकारात्मक मत प्रदान करता है तो सुरक्षा परिषद उन विषयों पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। इस प्रकार स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक का नकारात्मक मत सुरक्षा परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की शक्ति को निषेधाधिकार की शक्ति कहा जाता है। इस प्रकार तथाकथित 5 बड़ों में से कोई भी सदस्य दूसरे राज्य के संबंध में निर्णय लेने एवं उसके विरुद्ध विधि लागू करने में सक्षम हो सकता है, किंतु स्वयं विधि के ऊपर है। निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद याल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले निषेधाधिकार का प्रस्ताव रखा था। स्टालिन तथा चर्चिल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। बाद में सैन फ्रांसिसी सम्मेलन में भी मतदान प्रक्रिया पर विचार में क्रम में चारों महाशक्तियां इस पर एक मत रही हैं। निषेधाधिकार का मुख्य विचार था कि उत्तरदायित्व तथा अधिकार परस्पर संबंधित होने चाहिए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तीसरे आयोग के अधिशासी अधिकारी ग्रेसन क्रिक ने के अनुसार विशेषाधिकार 2 मूलभूत धाराओं पर आधारित है। जो विशेषाधिकार है, वीटो पावर है, उसके 2 बेसिक चीज़ हैं। इनमें प्रथम जो धारणा है वो इस प्रकार है कि किसी भी सशस्त्र कार्रवाई में उसका भार प्रधानतः महाशक्तियों को वहन करना होगा या पड़ेगा।
जिसके परिणाम स्वरूप परिषद के इन सदस्यों से यह आशा करना अत्यधिक होगा या अव्यावहारिक होगा वे अपनी सेनाओं को उन कार्यवाहियों के लिए प्रदान करेंगे जिनके लिए विरोध में वे हैं। दूसरी धारणा यह है कि संघ को अपनी शक्तियों के लिए महाशक्तियों के आवश्यक सहयोग पर निर्भर रहना चाहिए। यदि वह सहयोग पर्याप्त रहता है तब सशस्त्र सुरक्षा संबंधी व्यवस्था भी आवश्यक ही असफल हो जाएगी। अब हम इसकी बात करें, निषेधाधिकार के प्रयोग की बात करते हैं। तो निषेधाधिकार का सबसे पहले प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ ने सोवियत संघ ने किया। सोवियत संघ ने 16 फरवरी 1946 को पहली बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया। लेबनान और सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेना हटाने का आग्रह किया कि जो सेना है वो हटा ली जाए। अमेरिका का प्रस्ताव था कि सेनाएं शीघ्र न हटाई जाए। सोवियत संघ चाहता था कि सेनाएं तुरंत हटा ली जाए। इसके लिए सोवियत संघ ने अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। सुरक्षा की बात को ध्यान में रखे अमेरिका ने इस प्रकार से ये प्रस्ताव रखा था कि सेना नहीं हटाई जाए, परंतु जब अमेरिका के प्रस्ताव पर सोवियत संघ ने वीटो का अधिकार किया तो वो अस्वीकार हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में स्थापना के बाद में सोवियत संघ यानी अब जो रूस के रूप में जाना जाता है ने सुरक्षा परिषद में 128 बार वीटो का इस्तेमाल किया। इस वीटो या निषेधाधिकार का इस्तेमाल करने वाले सदस्यों में से अमेरिका का दूसरा स्थान है, जिसने 83 बार वीटो का इस्तेमाल किया। वैसे हम बात करें तो ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार, चीन ने 9 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वीटो शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, यानी चार्टर में इस प्रकार से वीटो शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि निषेधाधिकार का प्रयोग किसने कितनी बार किया और कैसे किया। हम बात करते हैं सबसे पहले रूस की। एक समय सोवियत संघ की वीटो का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। 1957 से लेकर के 1985 के बीच विदेश मंत्रालय रहे, सोवियत संघ के विदेश मंत्रालय रहे आंद्रेई ग्रोमिको को मिस्टर नोट के नाम से भी जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहले 10 साल में शुरू के जो 10 साल थे उसमें सोवियत संघ ने 79 बार वीटो का प्रयोग किया। सोवियत राजनयन मोलोटोव द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग किए जाने के लिए उन्हें मिस्टर वीटो कहा जाने लगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके विघटन के बाद में केवल रूस ने 4 बार वीटो का इस्तेमाल किया। पहली बार जब बोस्निया सर्बों के पक्ष में, दूसरी बार साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र अभियान की वित्तीय व्यवस्था के विरोध में, तीसरी बार 4 फरवरी 2012 को सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन के संबंधित अरब लीग के प्रारूप प्रस्ताव को दोहराने पर वीटो द्वारा उसको रद्द करवाया। चौथी बार 15 मार्च 2014 को रूसी संघ ने क्रीमिया के मसले पर वीटो का प्रयोग किया। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने, या ये अब कहें कि रूस ने विघटन के बाद में, सोवियत संघ के विघटन के बाद में रूस ने 4 बार वीटो का प्रयोग किया। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका सुरक्षा परिषद के पिछले 14 में से 12 अमेरिका ने प्रयोग किए। इसमें 10 बार उन प्रस्तावों के विरोध में अमेरिका गया जिनमें किसी न किसी तरह से इजराइल की आलोचना की गई थी। अब तक 40 बार इजराइल के पक्ष में वीटो का प्रयोग अमेरिका कर चुका है। अब हम ब्रिटेन की बात करें। ब्रिटेन ने कुल 32 बार वीटो का प्रयोग किया। इसमें से 23 मामलों में अमेरिका ने भी इसका साथ दिया, जबकि 14 बार फ्रांस का वीटो उसके साथ था। ब्रिटेन का
अंतिम वीटो 1989 में इस्तेमाल हुआ, जब उसने अमेरिका और फ्रांस के साथ उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें पनामा में अमेरिकी हस्तक्षेप की निंदा की गई। ब्रिटेन का अकेला वीटो 7 बार सामने आया। अब हम फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस ने 18 बार वीटो का इस्तेमाल किया। अमेरिका और ब्रिटेन ने 13 बार फ्रांस की वीटो का साथ दिया। सुएज नहर मामले में फ्रांस और ब्रिटेन साथ साथ थे, यानी दोनों का मत एक साथ था। इसके साथ अगर हम चीन की बात करें तो चीन में 1946 से लेकर के 1971 तक सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता चीनी गणतंत्र यानी ताइवान को मिली हुई थी। उसने मंगोलिया के संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता संबंधी आवेदन के विरोध में वीटो का प्रयोग किया। बाद में चीन ने 1972 में 2 बार वीटो का इस्तेमाल किया, जिसमें से एक बांग्लादेश और को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रस्ताव का विरोध किया। तो इस प्रकार से अलग अलग जो ये स्थायी सदस्य थे, इन्होंने अलग अलग कितनी बार वीटो का प्रयोग किया उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। निषेधाधिकार का परिणाम क्या हुआ? निषेधाधिकार के कारण अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का निर्णय दुर्लभ हो गया। सोवियत संघ के समर्थन राष्ट्रों ने को अमेरिका के विरोध के कारण एवं अमेरिकी समर्थक राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरोध के कारण बहुत दिनों तक संघ की सदस्यता नहीं मिली। इन आपस में दोनों की खींचातानी से दूसरे इसके सदस्य नहीं हुए। ब्रिटेन फ्रांस में ने वीटो का सहारा लेकर के 1956 में मध्य पूर्व की शांति एवं सुरक्षा को भंग किया। निषेधाधिकार के अधिक प्रयोग से सुरक्षा परिषद का प्रभाव घटने लगा। स्वाभाविक रूप से घटेगा, जब बार बार कार्य में अड़चन आएगी और स्थायी राष्ट्रों के द्वारा वीटो बार बार प्रयोग में लिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके कार्य व्यवहार में प्रभाव पड़ेगा। सुरक्षा परिषद की दुर्बलता के कारण महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी महासभा की जो शक्तियां हैं वो बढ़ने लगी। निषेधाधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए अंतरिम समिति और शांति के लिए एकता प्रस्तावित करने पड़े कि क्या किया जाए। अब इसके संबंध में ये चीज़ें आई। अब हम बात करते हैं दोहरा निषेधाधिकार। दोहरा निषेधाधिकार क्या है, किस प्रकार से ये इसको नाम दोहरा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पहली बात प्रक्रिया संबंधी या यूँ कहें कि महत्वपूर्ण निर्णयों में भेद तो रहता है, परंतु उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में अतिरिक्त किसी भी विषय में निर्णय के समय महाशक्तियाँ यानी जो स्थायी सदस्य हैं उनमें से कोई भी नकारात्मक मत प्रदान करता है और इस प्रकार परिषद को निर्णय लेने से रोक सकता है। यह शक्ति वीटो की शक्ति कहलाती है। इसको हम पावर ऑफ फर्स्ट वीटो कहते हैं। दूसरा जो प्रभाव है या दूसरा जो निषेधाधिकार है वो इस प्रकार है। वीटो का प्रश्न उस समय उठता है जब सुरक्षा परिषद को एक तय करना होता है कि कोई भी विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं है। इसके बारे में वो जानकारी करते हैं। चूँकि यह प्रश्न की कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है अथवा नहीं है, एक कार्य विधिक प्रश्न है या नहीं है, या अतः इस पर निर्णय लेने के वक्त 9 सदस्यों के मत अनिवार्य हैं, जिसमें से 9 में से 5 स्थायी सदस्यों के मत भी शामिल होते हैं। इस प्रश्न के निर्धारण में स्थायी सदस्य दूसरे वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दूसरे प्रकार से वीटो का प्रयोग ये कर सकते हैं। संक्षेप में हम अगर कहें तो प्रावधानों के कारण ऐसा कहा जाता है, इन दोनों प्रावधानों के कारण ऐसा कहा जाता है कि दोनों वीटों की शक्तियों के कारण महाशक्तियों को ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जिसके द्वारा वे सुरक्षा परिषद के किसी भी कार्य को रद्द करवा सकती हैं। ये इस प्रकार से उनको ये अधिकार दिया गया है। निषेधाधिकार के विपक्ष में तर्क क्या है, किस प्रकार से ये इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, अगर हम उसकी बात करें तो पामर तथा पार्किंस के अनुसार किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र संघ में लोक विश्वास को कम करने में अपना उतना योग नहीं दिया है जितना कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार उपयोग
अथवा दुरुपयोग ने दिया है। डब्ल्यू आर्नोल्ड फॉस्टर के अनुसार अगर हम बात करें, आलोचना करें, तो वीटो का भय संपूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है। ऐसी व्यवस्था के रक्त में पक्षपात है। यह उस कार के समान है जिसका स्टार्टर किसी भी समय उसकी यंत्र व्यवस्था में गड़बड़ करके उसके इंजन को रोक सकता है। आलोचना अगर हम इसकी बात करें तो आलोचना में हम ये कह सकते हैं कि इसके कारण सुरक्षा परिषद पर बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य जम गया है। दूसरी आलोचना अगर हम बात करें, इसके कारण स्थायी सदस्य किसी भी कार्रवाई को विफल कर सकते हैं या करते हैं तथा विश्व लोकमत की उपेक्षा होती है। तीसरा जो आलोचना है वो यह है, वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता और स्वच्छता का परिणाम है। अगली आलोचना करें, महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग किया है। वीटो के कारण सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा की व्यवस्था ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो गई है। साथ ही वीटो के प्रयोग से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया है। ये इसकी आलोचनाएं थी। अगर हम इसके पक्ष में तर्क करें, निषेधाधिकार के पक्ष में तर्क करें या ये क्यों अनिवार्य है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली सदस्य बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था आवश्यक थी। वीटो की व्यवस्था नहीं होने पर अमेरिका और ब्रिटेन, जिन्हें विश्व के राष्ट्रों का बहुमत प्राप्त था, सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्रों को हर मौके पर पराजित कर सकते थे। इस हालत में संयुक्त राष्ट्र संघ पश्चिमी गुटों के हाथों में एक कठपुतली बन जाता और सोवियत संघ का उसमें शामिल होना व्यर्थ होता। इसलिए भी वीटो आवश्यक है। वीटो का जो प्रावधान है वो महत्वपूर्ण है। वीटो के अगर हम पक्ष में तर्क करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए महाशक्तियों के बीच परस्पर संयोग हो। सामूहिक दायित्व बड़े राष्ट्रों का संयोग निश्चय करके ये भी तय कर लिया जाता है कि निर्णय सोच विचार कर पूर्ण रूप से जिम्मेदारी के साथ होगा। वीटो कई बार अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल में वरदान सिद्ध हुआ है। अगर हम उदाहरण दें कि सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर के प्रश्न पर जब ब्रिटिश अमेरिका के गुट ने पाकिस्तान का समर्थन करना चाहा तो सोवियत संघ ने 1958 में 2 बार वीटो का प्रयोग किया और उसको अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति थी उसको संभाला। वीटो का प्रयोग बड़ी शक्तियां एक दूसरे पर अंकुश बनाए रखने के लिए करती हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि इस प्रकार से वो उनके ऊपर अंकुश लगता है। वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्त कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियां, जो मुख्य एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं महासभा में वीटो की व्यवस्था नहीं है। अगली जो पक्ष में तर्क है या इसकी सकारात्मक बात है वो ये है कि किसी बड़े अशुभ को रोकने के लिए छोटे अशुभ के रूप में वीटो का प्रयोग होना आवश्यक समझा जाता है। वीटो के कायम रहते हुए भी महासभा द्वारा बहुत से कामों को संपन्न कराया जा सकता है या कराया जाता है। अब अगर हम इसमें सुधार की बात करें, वीटो में क्या सुधार होने चाहिए, निषेधाधिकार में क्या सुधार होने चाहिए, कि क्या क्या हमें कमी लग रही है, उसकी बात करें तो वो निम्न प्रकार हैं। जिन प्रश्नों पर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य एक मत नहीं हो, उन्हें अंतिम निर्णय के लिए महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी सुरक्षा परिषद में ये सदस्य किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हो तो ऐसे मुद्दे को महासभा के पास में भेजना चाहिए ताकि सुरक्षा परिषद में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं। वीटो का प्रयोग तभी उचित होगा जब संयुक्त राष्ट्र की किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करें। मौलिक निश्चयों के लिए सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्यों के मत आवश्यक हों, ये भी प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई विवाद नहीं हो या कोई वो अस्वीकार्य न हो। नए राष्ट्रों के प्रवेश शांतिपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति पर वीटो का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
सुरक्षा परिषद तथा महासभा के परस्पर क्या संबंध हैं, ये दोनों कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताएंगे कि ये दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग समझे जाते हैं। महासभा को कुछ विद्वान संघ की संसद और सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका कह करके जानते हैं या पुकारते हैं। चार्टर के अनुसार दोनों अंगों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। चार्टर में भी इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि आपस में ये दोनों अंग हैं वो महत्वपूर्ण है। कई मामलों में दोनों मिलकर के काम करती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन। कोई भी राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य तभी बना जा सकता है जब उसकी प्रार्थना पत्र सुरक्षा परिषद में जाए। यानी सबसे पहले कोई भी राष्ट्र अगर उसका सदस्य बनना चाहता है तो वो उसका जो आवेदन पत्र है वो सुरक्षा परिषद में जाएगा और सुरक्षा परिषद अपनी सहमति प्रदान करेगा तथा उसके बाद वो महासभा निर्धारित बहुमत से उस पर निर्णय लेगा। इस प्रकार सदस्यों के निलंबन तथा निष्कासन के विषय में भी महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर के कार्य करती हैं। सुरक्षा परिषद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा को भेजनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के बजट को भी महासभा पारित करती है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की भूमिका के बारे में कि इसकी भूमिका क्या है, इसका मूल्यांकन क्या है। बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक औजार की तरह प्रयोग किया है, या यूं कहें कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ में खिलौना पात्र मात्र है। बड़े राष्ट्रों की इच्छा के विरुद्ध किसी भी तरह का निर्णय यहाँ संभव नहीं है। सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय है। 3 नवंबर 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने महासभा को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। संक्षेप में महासभा का बढ़ता हुआ महत्व सुरक्षा परिषद की भूमिका के ह्रास का कारण है। इसके साथ अगर इसके मूल्यांकन या महत्व की बात करें तो सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए भी कम नहीं हो सकता है क्योंकि 5 महाशक्तियों का के अंदर इसका प्रतिनिधित्व है और वर्तमान समय में विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए 5 का सहयोग आवश्यक है, इसलिए भी इसका महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।